अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। ENG 506 का लेसन 9 जो है उसका पार्ट 2 हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने नेक्स्ट 3 टॉपिक्स जो है वो कवर करने हैं। टॉपिक 52 से 54 तक कवर किया जाएगा। टॉपिक 52 जो है वो उसमें बताया गया इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के तौर पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इंग्लिश को एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गौर से सुनना है आपने। अब यहाँ पर बताया गया इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, उसमें हमारे पास पहला पॉइंट जेनेरिक आ जाता है। जेनेरिक बेसिकली इसके जनरल डिस्क्रिप्शन की बात की जा रही है। उसके अलावा पॉइंट 2 में वो बता रहे हैं कि इंक्लूसिव लेबल फॉर टीचिंग इंग्लिश टू दोस्त हु ऑलरेडी स्पीक अदर लैंग्वेजेस, यानी कि ये एक्सप्लेन करता है ESL में इन अफराद को इंग्लिश पढ़ाना शामिल है जो पहले से दूसरी ज़ुबानें बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज सिचुएशन में ESL इज़ यूज्ड बाय इमिग्रांट्स टू इनर सर्कल कंट्रीज़। इनर सर्कल कंट्रीज़ किसे कहते हैं? जो इंग्लिश को नेटिव लैंग्वेज के तौर पर यूज़ करते हैं, तो उनमें इमिग्रांट्स जो हैं वो भी ESL को यूज़ करते हैं। ठीक है, इंग्लिश को लर्न करने के लिए। उसके अलावा लर्नर टेकअप इंग्लिश एज ए लैंग्वेज फॉर ऑल नेसेसरी बिजनेस। उसके अलावा बहुत सारे लोग जब वो इंग्लिश को लर्न करते हैं एज अ सेकेंड लैंग्वेज फॉर वेरियस प्रैक्टिकल पर्पजेज। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बताया कि सोशल इंटरेक्शन जो है वो भी इंग्लिश में टेक प्लेस होता है, इस वजह से भी वो इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज लर्न करते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास सिचुएशन जो है उसमें बताया गया कि ESL यूज़र स्टडी इंग्लिश विद मोर इंटरेस्ट, यानी कि जो ESL यूज़र होते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ इंग्लिश को स्टडी करते हैं इंग्लिश को। उसके अलावा ESL सिचुएशन इन्वॉल्व मोर इंटेंसिव स्टडी ऑफ इंग्लिश, यानी कि वो इंग्लिश की ज़्यादा डीप स्टडी करते हैं। ठीक है, ज़्यादा गहराई से जो वो इसका मुताला करते हैं। ठीक है, उसके अलावा लर्नर एम एट डेवलपिंग प्रोफिशेंसी इन स्पीकिंग, उनका जो एम होता है वो बेसिकली प्रोफिशेंट होना होता है, इंग्लिश में माहिर होना होता है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके अलावा ESL सिचुएशन परसीव्ड एज सुपीरियर, यानी कि वो EFL यूज़र से जो कि इंग्लिश का एज अ फॉरेन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है, जस्ट वो उसको उस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि उन्हें किसी फॉरेन कंट्री में जाकर जॉब करनी होती है, तो इस वजह से वो कम्युनिकेशन, इस वजह से जस्ट वो वहाँ पर एडजस्ट होने के लिए इसको लर्न करते हैं। तो इस वजह से उन्होंने बताया कि ESL यूज़र जो हैं वो ज़्यादा प्रोफिशिएंट कंसीडर किए जाते हैं और ज़्यादा सुपीरियर कंसीडर किए जाते हैं EFL यूज़र से। उसके अलावा ESL सिचुएशन इन्वॉल्व मोर इंटेंसिव स्टडी ऑफ इंग्लिश, यानी कि इसकी ज़्यादा डीप स्टडीज़ में शामिल होती हैं। ESL यानी कि इंग्लिश को जो सेकंड लैंग्वेज के तौर पर यूज़ करते हैं वो इसकी ज़्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं। इनका एम प्रोफिशिएंट होना होता है। अगेन वही स्टेप जो है वो यहाँ पर बताया गया है। उसके अलावा यहाँ बताया गया इंग्लिश एज अ प्राइमरी एंड एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज डिस्टिंक्शन। अब उस फ़र्क को यहाँ पर हाईलाइट किया गया, जो इसको प्राइमरी लैंग्वेज के तौर पर यूज़ करते हैं वो वाले स्पीकर होते हैं जो उसी इन्वायरमेंट में ग्रो अप करते हैं। ठीक है, और उस इन्वायरमेंट में लैंग्वेज को लर्न करते हैं। उसके अलावा जो सेकेंडरी लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश को सीखते हैं वो वाले यूज़र होते हैं जो कि इसको किसी पर्पज़ के लिए लर्न करते हैं और यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द पर्पज़ ऑफ बिजनेस, एजुकेशन, द डिप्लोमेसी। ठीक है, तो ये डिफरेंट पर्पसेस आ जाते हैं। उसके अलावा इंग्लिश एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज, अब सेकेंडरी लैंग्वेज के तौर पर अगर देखा जाए तो उसके 2 डिस्टिंक्ट कॉन्टेक्स्ट आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज एंड इंग्लिश एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि इसकी 2 ब्रांचेज आ जाती हैं। अब जो इसको फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर यूज़ करते हैं उनमें अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शामिल हो सकता है। ये वजह हो सकती है कोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अलावा लीगल अफेयर्स, ब्रॉडकास्टिंग, प्रिंट मीडिया, ये सब हमारे पास फैक्टर आ जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो इसको ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज़ करते हैं उनमें हमारे पास एजुकेशन है, क्रिएटिव लिटरेचर है, सोशल इंटरेक्शन है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो ये सारे फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल सारा टॉपिक था। ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। उसके अलावा टॉपिक 53 देख लेते हैं, जिसमें इंग्लिश को एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज डिस्कस करना है। अच्छा जी, इसमें बताया गया है कि इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है, IE जो है वो रेफ़र करता है पार्टिकुलर वैरायटी ऑफ इंग्लिश, जिसमें हमारे पास ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश आ जाती है, सिंगापुरियन इंग्लिश आ जाती है। IE बेसिकली क्या है? इंटरनेशनल इंग्लिश की बात की जा रही है। ठीक है, तो वो जो है वो अपने घेरे में बहुत सारी फील्ड्स जो है, बहुत सारी रीजनल वैरायटीज़ ऑफ इंग्लिश जो है वो लेती है। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, चाइनीज़ इंग्लिश है, ये सारी हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा एक डिफरेंस जो है वो हाईलाइट किया कि IIL में और इंटरनेशनल इंग्लिश में। EIL क्या है कि इंग्लिश को एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज यूज़ करना, और दूसरा इंटरनेशनल इंग्लिश है। अब यहाँ पर बताया गया कि EIL पैराडाइम जो है वो बेसिकली क्या करता है? ओवरलुक करता है द सिम्बॉलिक मार्कर्स ऑफ द पॉलिटिसाइज्ड कंस्ट्रक्ट्स ऑफ नेटिव स्पीकर्स।
तो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं इस लाइन का आपको बताऊं तो वो बता रहे हैं कि EIL जो है वो डजेंट फोकस ऑन द करेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद नेटिव स्पीकर्स, यानी कि जो नेटिव स्पीकर्स के साथ कुछ करेक्टरिस्टिक्स एसोसिएट कर रही होती हैं उन पर फोकस नहीं करता, बल्कि ये हर एक को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। जितने भी नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं, नेटिव स्पीकर हैं, सब अगर इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो ये सबको इक्वली देखता है, ठीक है। उसके अलावा इट फोकसेज ऑन कम्युनिकेशन इंस्टेड ऑफ द स्पीकर्स नेशनैलिटी और रेस। और वो सेकेंड पॉइंट जो कि आप लोगों को यहाँ से मेरी बात समझ आ जाएगी कि ये जो है वो कम्युनिकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, बजाय इसकी कि स्पीकर की नेशनैलिटी उसकी रेस पर फोकस करे, ठीक है। उसके अलावा डज नॉट रेफर टू अ पार्टिकुलर वैरायटी ऑफ इंग्लिश, यानी कि ये इंग्लिश की कोई एक वैरायटी को प्रमोट नहीं करता, बल्कि डिफरेंट वैरायटीज़ को प्रमोट करता है। रिजेक्ट द आइडिया ऑफ सेलेक्टिंग अ पार्टिकुलर वैरायटी, ठीक है। तो वही बात आ गई, एज अ लिंगुआ फ्रैंका किसी सिर्फ एक वैरायटी को जो है वो प्रमोट करना, ये उस आइडिया को भी रिजेक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पैराडाइम शिफ्ट आ जाता है, ठीक है। रेफर टू अ पैराडाइम शिफ्ट इन रिस्पॉन्स टू द कॉम्प्लेक्सिटीज इमर्जिंग फ्रॉम द रैपिड ग्लोबल स्प्रेड ऑफ इंग्लिश, ठीक है। अब अगर हम पैराडाइम शिफ्ट की बात करें तो एक तरह से एक फंडामेंटल चेंज है, ठीक है, टू परसीव थिंक और अप्रोच समथिंग। फॉर एग्जांपल कोई एग्जिस्टिंग सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है, तो वहाँ से एक शिफ्ट टूवर्ड अ न्यू सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, आप ये कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई रूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से एक चेंज आ जाना उन रूल्स की तरफ जो कि न्यू रूल्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा वो बता रहे हैं इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, रिकॉग्नाइज इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल एंड इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी कि ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए रिकॉग्नाइज करना इसका रोल, ठीक है। उसके अलावा EIL एंड पैराडाइम शिफ्ट में इन EIL कॉन्टेक्स्ट इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, उसमें इंग्लिश इज़ यूज्ड बिटवीन स्पीकर फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स एंड नेशनल बैकग्राउंड्स। तो वही बात, हमारा जो रेस, नेशनैलिटी, एथनिसिटी, उन सब फैक्टर्स से बालातर होकर जो है वो देखता है। उसके अलावा रिकॉग्नाइज करना वर्ल्ड इंग्लिश इज रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स। उसके अलावा ये वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, जो उसकी डायलैक्ट्स हैं, उसकी वैराइटीज़ हैं, ठीक है, उनको भी रिकॉग्नाइज करता है, उनको भी प्रमोट करता है। अच्छा जी, ये हमारा सारा ओवरऑल 53 टॉपिक था, काफ़ी इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। उसके अलावा टॉपिक 54 स्टार्ट करता है, जिसमें हमने स्पीच कम्युनिटी एंड स्पीच फेलोशिप का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये भी। पहले तो स्पीच कम्युनिटी देख लें। स्पीच कम्युनिटी में बताया गया है कि आर ग्रुप दैट शेयर वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स अबाउट लैंग्वेज यूज, वेराइटी एंड प्रैक्टिसेस। इन सिंपल वर्ड अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊँ तो ये वो लोग होते हैं, ठीक है, जो कि शेयर करते हैं कॉमन लैंग्वेज और डायलेक्ट एज वेल एज सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स, ठीक है। तो ये स्पीच कम्युनिटी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है कि पीपल who speak the same language are not always members of the same speech community। अब ये वो लोग होते हैं जो कि सेम लैंग्वेज है वो यूज़ करते हैं, ठीक है, या उनकी एक कॉमन लैंग्वेज होती है, ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही स्पीच कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ अफ्रीकनर्स जो हैं वो शिफ्ट हो गए हैं अमेरिका में, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको अफ्रीकनर अमेरिकन्स बोलते हैं, ठीक है, और उनकी जो इंग्लिश होगी उसको हम अफ्रीकन अमेरिकन वर्नैकुलर इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। तो ये वो लोग थे जिनकी कम्युनिटी कोई और थी, लेकिन ये किसी और जगह चले गए और वहाँ की लैंग्वेज को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, तो इस तरह से उनकी लैंग्वेज सेम हो गई, इसको हम स्पीच कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल से आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, आप सिंपल वर्ड्स में अगर डेफिनेशन लिखनी है आप लोग लिख सकते हैं कि स्पीच कम्युनिटी आर दोस्त के हु शेयर अ पार्टिकुलर लैंग्वेज और यूज़ इट एज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इसको हम स्पीच कम्युनिटी की डेफिनेशन की जगह पर लिख सकते हैं। साथ ही आप ये भी लिख सकते हैं कि हु शेयर कॉमन लैंग्वेज और डायलैक्ट, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपने क्या याद रखना है कि ये सेम स्पीच कम्युनिटी से नहीं होते, लेकिन वो लैंग्वेज इनकी सेम होती है। किस तरह से सेम होती है, कोई ना कोई वजह हो जाती है जिसकी वजह से एक दूसरे की लैंग्वेजेस जो हैं वो सीख जाते हैं, ठीक है। और स्पीच कम्युनिटी के बारे में बताया गया कि ये वाइड रेंजिंग होते हैं, एसोसिएशन ऑफ डिफरेंट वैराइटीज़, यानी कि डिफरेंट वैराइटीज़ के साथ एसोसिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल अब अमेरिकन वैरायटी जो है वो भी एक बहुत ब्रॉड फील्ड है, ठीक है, ब्रॉड वैरायटी है, ठीक है। और अगर हम अफ्रीकनर्स की बात करें तो वो एक अलहदा और एक ब्रॉड स्पीच कम्युनिटी है, लेकिन जब वो वहाँ गए हैं, ठीक है, तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं वाइड रेंजिंग एसोसिएशन है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि सब वैराइटीज़ हैं, ये वाला पॉइंट आप इग्नोर कर सकते हैं। अब स्पीच फेलोशिप क्या होता है? स्पीच फेलोशिप एक तरह से एक सोशल बॉन्ड और एक रिलेशनशिप होता है विद इन अ ग्रुप ऑफ स्पीकर्स हु शेयर अ कॉमन लैंग्वेज। आई नो आप लोगों को यहाँ से समझ नहीं आई, एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल पिछले कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा कि उनकी एक कॉमन लैंग्वेज होती है, एक पार्टिकुलर लैंग्वेज होती है, ठीक है, जो कि सेम लैंग्वेज वो बोल रहे होते हैं, लेकिन उनकी सेम स्पीच कम्युनिटी नहीं होती, ठीक है, यानी कि वो सेम
आप कह सकते हैं बैकग्राउंड से नहीं होते, या फिर वो एक ही जगह पर ग्रो अप नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर हम स्पीच फेलोशिप की बात करें तो ये वो लोग होते हैं जिनकी सेम लैंग्वेज होती है और वो एक ही माहौल में वो ग्रो अप करते हैं। तो ये एक तरह से सब ग्रुप होते हैं स्पीच कम्युनिटी के। किस तरह से आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल के स्मॉल ग्रुप होते हैं विद लार्जर स्पेशलाइज्ड लिंग्विस्टिक फीचर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, ठीक है, तो एक इनका ग्रुप होता है, ठीक है, लेकिन एक इनका स्पेसिफिक जार्गन होता है, ठीक है, जिसमें ये कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि डॉक्टरी से रेलिवेंट इनकी अपनी लिंग्विस्टिक टर्मिनोलॉजी होती हैं, कुछ इनके अपने वर्ड्स होते हैं जो हम समझ नहीं पाते, तो इसको हम स्पीच फेलोशिप बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि रियल वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश यूजर्स, देयर अंडरलाइंग डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इन सिंपल वर्ड आप कह सकते हैं स्पीच कम्युनिटी और स्पीच फेलोशिप जो है ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे लैंग्वेज जो है वो रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल होती है बाय स्पीकर्स। उसके अलावा स्पीच फेलोशिप के बारे में बताया गया कि द डिस्टिंक्शन सजेस्ट फेलोशिप टू बी नैरोर एंड क्लोजर टू द कम्युनिटी टू बी वाइडर। तो इन सिंपल वर्ड उन्होंने बताया अगर हम स्पीच फेलोशिप की बात करें तो ये सजेस्ट किया जाता है एक तरह से नैरोवर और क्लोजर लिंग्विस्टिक एसोसिएशन कंपेयर टू स्पीच कम्युनिटी, ठीक है। स्पीच कम्युनिटी जो है वो एक तरह से एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट जो है वो कंसीडर किया जाता है। उसके अलावा यहाँ बताया गया कि द डिस्टिंक्शन एंड डाइकोटमीज बिटवीन नेटिव स्पीकर, नॉन नेटिव स्पीकर, NS NNS, उसके अलावा ESL EFL सेकेंड लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश को यूज़ करना ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म एंड फंक्शन आर नॉट वेरी यूजफुल, ठीक है। इनके दरमियान के अगर फ़र्क को देखें तो इस बेसिस पर जो है वो एक तरह से यूज़फुल नहीं है। अगर हम इसको ग्रुपिंग कर लें टुगेदर डिफरेंट वैराइटीज़ अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ मोर डिज़ायरेबल, तो ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एनीवेज आप लोग इसे छोड़ सकते हैं, बाकी आपने ये कॉन्सेप्ट इसका याद रखना है। स्पीच कम्युनिटी की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बाज़ दफ़ा आती है। स्पीच फेलोशिप एक तरह से ये आप कह सकते हैं लेस कॉमनली यूज्ड कॉन्सेप्ट है, इस वजह से इतना यूज़ नहीं होता, बट आपको पता होना चाहिए स्पीच फेलोशिप का भी। उसके अलावा ये सारे कॉन्सेप्ट इजी वे में मैंने देने की कोशिश की है, फिर भी अगर आप लोगों को कुछ मुश्किल लगे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका ये सब्जेक्ट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन ताकि आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।